हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 उसकी बुक एक्सरसाइज, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसको काफी टाइम लगाकर आराम से बैठकर अच्छे से सॉल्व किया है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप एग्जाम में अच्छे से अपना ग्रामर वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व कर पाए। तो आज हम करेंगे इसका लेट अस लर्न वाला पार्ट, लेकिन उसमें भी हम रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, जहां तक करवाती हूँ पहले आप वहां तक कर लीजिए। जो भी बाकी का मतलब क्वेश्चंस रह जाएंगे वो मैं आपको कल प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, मैच द फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन कॉलम नंबर 1 विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम नंबर 2। मतलब यहाँ पर हमें कॉलम नंबर 1 एंड 2 में ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं, उनके मीनिंग दिए गए हैं, तो हमें इनको क्या करना है, मैच करना है। यू में रेफर टू अ डिक्शनरी, आप एक डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ना, कभी मेरे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे थे, मतलब कुछ स्टूडेंट्स वो ये बोल रहे थे, मैम ये वाला क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है आपको वन मार्क में भी आ सकता है, कि आपसे डायरेक्ट मीनिंग पूछ लेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय पुट ऑन, या फिर आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है कि पुट ऑन का वो दे दिया, मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे कि इसका ये मीनिंग है। इसके अलावा आपको ऐसे ही मैच करने के लिए भी आ सकता है, लेकिन मैच करने में बोलेगा चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, कि चारों का मीनिंग आप पहले मैच करो, फिर उसका करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करो। ठीक है, तो इस टाइप से ना किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको जो मीनिंग्स हैं वो अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे, अच्छे से समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्रैम मत करिए, रट्टे मत लगाइए कि बस हाँ हो गया लर्न। नहीं, समझिए चीजों को, फिर उनको जो है वो आप वोकैब को यूज कीजिए और अपनी डिक्शनरी में, आपके जो माइंड में जो डिक्शनरी है उसमें एड ऑन कीजिए। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्या है हमारे पास, पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पहनना, कपड़े पहनना जैसे। ठीक है, तो ये हो गया वियर क्लोथ्स, हैट और एक्सेट्रा, हैट या कोई भी और चीज। तो फर्स्ट का जो आंसर है मतलब वो है फोर्थ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्योंकि मैच करती हूँ तो बाद में समझ नहीं आता है आप लोगों को। तो फर्स्ट का जो आंसर है दैट इज नंबर 4, वियर क्लोथ्स। उसके बाद सेकंड है कूल डाउन। ये तो आप नॉर्मल ही है, हम सबको बोलते हैं ना, अरे काम डाउन यार, क्यों गुस्से हो रहा है, कूल डाउन कूल डाउन। तो कूल डाउन का मतलब होता है शांत हो जाना। ठीक है, किसी को बोलते हैं ना हम कि भाई शांत हो जा, चुप रह, नॉर्मल हो जा। तो ये हो गया कूल डाउन नंबर 3। ठीक है, इसका हो गया ये नंबर 3 वाला, बिकेम नॉर्मल और काम्ड। नेक्स्ट है टर्नड अप। टर्नड अप होता है जैसे कोई चीज सामने आना। टर्न अप, आप खुद सोचो, टर्न अप मतलब ऊपर की तरफ टर्न कर गया, तो वो हमें दिखने लग गया, दैट मीन्स कि वो हमारे सामने आ गया। तो इसका आंसर है अपीयर्ड। ठीक है, नंबर 1। उसके बाद है मेक ऑफ। मेक ऑफ का मतलब होता है हैव एन आइडिया और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज को समझना। ठीक है, किसी चीज को समझना या किसी चीज का आइडिया मिल जाना, दैट इज नंबर 6। फिगर आउट, ये तो हम समझ ही सकते हैं, हम कहते हैं ना कि हाँ मैंने ये वाली प्रॉब्लम सारी इसको फिगर आउट कर लिया है, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। या फिर जैसे किसी का कोई बिहेवियर है उसको हमने समझ लिया है कि मेरे को फिगर आउट हो गया है कि भाई ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो फिगर आउट का मतलब होता है सॉल्व अ प्रॉब्लम, या फिर एडिशनल होता है किसी का बिहेवियर का रीजन समझना। उसके बाद है गॉट अवे विद। गॉट अवे मतलब भाग जाना, बच जाना किसी चीज से। सो एस्केप्ड विदाउट बीइंग पनिश्ड। ठीक है, इसका है नंबर 5, एस्केप्ड विदाउट बीइंग पनिश्ड। सो गॉट अवे विद का मतलब है बिना किसी पनिशमेंट के बच जाना। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट में, देखो अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब आपको अल्टीमेटली पढ़ना तो पड़ेगा ही, ये तो आप मत सोचो कि भाई ऐसे ही रट्टे लग जाएंगे या क्रैमिंग हो जाएगी या बस आइडिया से कराएंगे। नो, समझना सीखना तो चीजों को पड़ेगा, और इस बार 8th में फेल भी कर सकते हैं। सो डोंट बी, बिल्कुल लाइटली मत लेना, डोंट टेक इट सो लाइटली, बी सीरियस। ठीक है, सो नाउ इट इज टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन कॉलम नंबर 1। हमें इन्हीं फ्रेजल वर्ब से इसको फिल इन द ब्लैंक्स को मतलब कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को। फर्स्ट है फाइनली सम इंपॉर्टेंस एविडेंस अबाउट द केस हैज। अब देखो आप आधा मीनिंग इसका समझ के देखो क्या कहना चाहता है ये, कि फाइनली केस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस मिल गया है, सामने आ गया है, अपीयर हो गया है। तो अपीयर वाला हमने क्या किया था, टर्न अप। ठीक है, तो इसका हो गया टर्न अप। उसके बाद सेकंड है आफ्टर आई डैश आई अंडरस्टूड दैट आई हैड मेड अ बिग मिस्टेक। मतलब जब मैं शांत हुआ उसके बाद मेरे को समझ आया कि भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तो आफ्टर आई काम्ड डाउन। ठीक है,
या आफ्टर आई कूल डाउन है या काम डाउन है, जो भी। सो दोनों का मीनिंग सेम है, कूल डाउन है सॉरी यहाँ पर। सो आफ्टर आई कूल्ड डाउन, ठीक है। आई अंडरस्टूड दैट आई हैड मेड अ बिग मिस्टेक। थर्ड है आई कुडंट डैश व्हाई ही वाज एंग्री विद मी। देखो ये कह रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा वो मेरे से नाराज क्यों है। तो मैंने अभी आपको बताया जब किसी पर्सन के बिहेवियर को समझना मुश्किल हो जाता है तो हम उसे कहते हैं फिगर आउट, मतलब जब उसको समझ लेते हैं तो वो फिगर आउट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये फिगर आउट कर नहीं पा रहा, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर में, फिगर आउट। सो आई कुड नॉट फिगर आउट, मतलब मैं फिगर आउट नहीं कर पाया कि वो मेरे से नाराज क्यों था। नेक्स्ट है ही डैश हिज स्पेशल कोट। अब भाई कोट है तो पहना है, सो सिंपल सी बात है ही पुट ऑन, ठीक है। ही पुट ऑन हिज स्पेशल कोट, आगे चाहे कुछ भी हो उससे आपको मतलब नहीं है, आपको इतने में ही आंसर मिल जाएगा। मतलब उसने स्पेशल कोट पहना और वो बर्थडे पार्टी में चला गया। नेक्स्ट है रवि फॉरगेट्स टू डू हिज होमवर्क। अब देखो रवि अपना होमवर्क करना भूल गया, बट ही डैश इट एज अ टीचर डिडंट आस्क इट फॉर दैट डे। लेकिन वो बच गया क्योंकि उस दिन टीचर ने पूछा ही नहीं। तो बचने वाला कौन सा था, सिक्स्थ वाला, गोट अवे विद। सो बट ही गॉट अवे विद इट, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। लास्ट है इफ सॉरी एफ है आई डू नॉट नो व्हाट टू डैश हिज बिहेवियर। सो आई डू नॉट नो व्हाट टू मेक ऑफ, ठीक है। आई डू नॉट नो व्हाट टू मेक ऑफ हिज बिहेवियर। मेक ऑफ का मीनिंग क्या था, सिक्स्थ वाला, हैव एन आइडिया और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, ठीक है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे उसका बिहेवियर जो है वो समझा जाए। आई डू नॉट नो व्हाट टू मेक ऑफ, ठीक है, मतलब क्या करूं समझने के लिए हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर को। उसके बाद ये जो नेक्स्ट है ये होमोफोन से रिलेटेड एक्सरसाइज है आपकी, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। होमोफोन्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो देखने में सेम लगते हैं, बोलने में सेम होते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है। सो फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड पेयर्स फ्रॉम द ब्लॉक्स गिवन बिलो। जैसे देखो पहला वर्ड क्या है, वीक। वीक दोनों ही वीक है, लेकिन एक है WEE के और एक है WEA के। एक वीक, ये वाला जो वीक है इसका मतलब है टाइम पीरियड ऑफ 7 डेज, और ये वाला जो वीक है इसका मतलब है कमजोर। फिर ऐसे ही डाइंग एंड डाइंग। अब एक डाइंग है मरने वाला, एक डाइंग जो है वो कलर करने वाला, बालों में जैसे कलर डाई करते हैं या हम कोई कपड़ा डाई करते हैं। ये भी ऐसे ही 4 4। फिर पीस पीस, ब्रेक और ब्रेक। तो हमें इससे जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। सो आफ्टर रनिंग फॉर 50 किलोमीटर लास्ट डैश आई फेल्ट डैश फॉर 2 days। सो आफ्टर रनिंग फॉर 50 किलोमीटर लास्ट वीक, ठीक है, पिछले हफ्ते 50 किलोमीटर दौड़ने के बाद आई फेल्ट वीक फॉर 2 days, मुझे 2 दिन तक वीक लगता रहा, ठीक है, कमजोरी महसूस हुई। When the committee met yesterday, जब कल कमेटी बैठी, they brought dash local cases to the dash। they brought 4 4 लोकल केसेस टू द 4 मतलब सामने लाए, ठीक है, 4 केसेस जो है वो सामने लाए। थर्ड है वाइल लर्निंग टू ड्राइव। जब ड्राइविंग सीख रही थी रीना यूज टू मच फोर्स ऑन द डैश कॉजिंग द कार टू डैश डाउन, ठीक है, वो मतलब ब्रेक पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाती थी। यहां पर कौन सा ब्रेक आएगा, ये जो गाड़ी के ब्रेक होते हैं। कॉजिंग द कार टू ब्रेक डाउन, यहां पर तोड़ने वाला मतलब खराब कर देने वाला, तो ताकि गाड़ी खराब ही हो गई, ठीक है, मतलब वो इतने जोर से ब्रेक लगाती थी कि गाड़ी खराब कर दी। नेक्स्ट है he has composed a beautiful dash of music in order to bring dash to thousands of people। so he has composed a beautiful piece of music, मतलब एक पीस जैसे मास्टर पीस होता है या कोई किसी चीज का टुकड़ा, ऑफ म्यूजिक इन ऑर्डर टू ब्रिंग पीस, ये होता है शांति, ठीक है, पीस टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लोगों हजारों लोगों को शांति देने के लिए उसने बहुत बढ़िया म्यूजिक कंपोज किया, ठीक है। शी वॉज बिजी डैश हर हेयर, अपने बालों में कलर करने में बिजी थी, तो यहां पर आएगा DIY वाला, सॉरी DYE वाला, ठीक है, डाइंग मतलब कलर करना, ये होता है डाई वाला, मतलब DYE जो होता है वो होता है डाई करना, ठीक है। सो DYEING, ध्यान रखना इसको कंफ्यूज मत होना। सो शी वॉज बिजी डाइंग हर हेयर नॉट केयरिंग अबाउट द डैश फ्लावर्स इन हर गार्डन, मतलब जो उसके गार्डन में फ्लावर्स जो मर रहे थे उनकी फिक्र करने की बजाय वो बस अपने ही बालों में कलर करने में बिजी थी। सो ये आएगा मरने वाला डाइंग DYING। उसके बाद देखो ये मेरे को बड़ी बहुत मतलब मस्त एक्सरसाइज लगी भाई, बड़ा मजा आया इसको सॉल्व करने में। Leroy solved the mystery of the missing fifth word with his critical thinking abilities। ये critical thinking ability है
ठीक है, यहाँ पे आपको ना वर्ड पजल्स दी गई हैं। अब आपको इनको सॉल्व करना है, आपको बड़ा मजा आएगा इनको सॉल्व करने में। वर्क इन पेयर्स टू सॉल्व द पजल्स गिवन इन द इलिस्ट्रेशन बिलो एंड इन्फर व्हाट दे से। यहाँ पर आपको ना ये क्लूज दिए गए हैं। मतलब अगर मान लो आपके फ्रेंड ने आपको कोई सिग्नल देना है और इसने ये दे दिया आपको, अब भाई आप इसको ढूंढो कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, ये वो क्या कहना चाहता है आपका फ्रेंड, या वो आपको ये कहना चाहता है या ये कहना चाहता है। तो ऐसे करके मतलब वो क्या कहना चाहता है, तो आपको ये पजल सॉल्व करनी है। वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे देखो 3 सीक्रेट है और ये सबसे ऊपर वाला सीक्रेट है, तो इसका क्या बन गया, टॉप सीक्रेट। तो ऐसे ही हमें ये करना है। अब देखो यहाँ पर एजेड 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 और मिडल में जो एजेड है उसको अंडरलाइन किया गया, तो इसका आंसर बनेगा मिडल एज्ड। ठीक है, मिडल एजेड। उसके बाद है ट्राई स्टैंड टू, सो इसका क्या बनेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो टू कहाँ है, स्टैंड के नीचे, सो ट्राई, ओ टू मैंने ये वाला लिख दिया भाई, टी टी ओ आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैंने वो टू को टी डब्ल्यू ओ लिख दिया, ये है ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके बाद देखो ये क्या है, ये अप की बात कर रहा है ना, और 2 यू भी है यहाँ हमारे पास, तो एक तो ये हो गया अप, उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 यू है तो 2, और फिर साथ में क्या है, यू, दिस मीन्स अप टू यू। अब देखो गो, गो है, उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 8 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, गो 4 8। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेंस सेंस सेंस, 6 बार सेंस है और छठे वाले को जो है वो एनसर्कल किया गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, सिक्स्थ सेंस। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, SIX ऐसे करके, ये वाला 6 भी लिख सकते हो, तो आंसर है सिक्स्थ सेंस। अब ये देखो ये है M, फिर 1 दिया हुआ है और साथ में मिलियन वर्ड है, तो ये क्या हो गया, 1 मिलियन। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला मेरे को सबसे थोड़ा लगा कंफ्यूजन करने वाला, इसमें देखो वंस लिखा हुआ है और साथ में ना क्लॉक बनी हुई है, अब क्या होना चाहिए इसका, तो मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए वॉच वंस। ठीक है, बाकी आप भी इसका बताना, भाई कोई और भी हो सकता है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है, तो जरूरी नहीं है कि मेरा माइंड उतना काम करे जितना आप लोगों का भी कर सकता है, इसमें कुछ और क्लू भी हो सकता है। तो ये भी आप मेरे को बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, क्या यही ठीक है लग रहा है सबको, या कुछ और होना चाहिए। अगर कुछ और लग रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। ठीक है, हम गूगल की किसी चीज की हेल्प नहीं लेंगे, हम खुद दिमाग लगाएंगे। आप भी कहीं से चीटिंग मत करना, मैंने भी अपना माइंड लगा के किया, आप भी अपने माइंड से करके बताना कि इसका और क्या हो सकता है। उसके बाद ये आप देख रहे हो रोड्स हैं, तो ये मेरे हिसाब से रोड्स हैं और क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए क्रॉस रोड्स। ठीक है, ऊपर वाले चारों ठीक हैं, नीचे वाले चारों ये भी ठीक है। इन तीनों में आप मुझे सजेशन दे सकते हो कि ये मिलियन वाले का भी कुछ और आंसर हो सकता है, वॉच वाले का या रोड्स वाले का। ठीक है, अगर आपको लगता है यही ठीक है तो आप ये भी बता सकते हो कि यही करेक्ट है। अगर आपको लगता है कि कुछ और हो सकता है तो प्लीज शेयर जरूर करना। उसके बाद नंबर 4 हमारे पास ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है, दिस इज रिलेटेड टू स्पूनरिज्म। स्पूनरिज्म क्या होता है, जब हम कभी बोलते बोलते ना उल्टा बोल जाते हैं। जैसे हम मान लो हमें कहना होता है कि दाल खा लो, तो हम कहते हैं ना खाल डालो, मतलब हमें कहना है कि दाल खा लो, लेकिन हम बोल देते हैं खाल डालो। ऐसा कुछ के कुछ गलत बोल देते हैं, मतलब उल्टा बोल देते हैं, गलत नहीं होता, वो हमारी टंग स्लिप हो जाती है बोलते बोलते। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्पूनरिज्म। स्पूनरिज्म इज अ मिस्टेक मेड when speaking where the first sounds of the words in the phrase or sentences are exchanged with each other। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे हमने बोलना है दाल खा लो, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके जो फर्स्ट वर्ड्स है ना, फर्स्ट लेटर्स, उनको एक्सचेंज कर लेंगे, गलती से ये बोल देंगे खाल डालो। ठीक है, तो ये बोला जाएगा, तो ये होता है स्पूनरिज्म। सो दिस इज अ this gives a funny meaning। ठीक है, this usually gives a funny meaning। some examples of spoonerism are saying wrong load, जैसे हमें wrong load बोल दिया हमने, लेकिन ये एक्चुअल में हमें बोलना क्या था, long road। हमें बोलना था long road, लेकिन हमने बोल दिया wrong load। ठीक है, तो उल्टा हो गया, इंस्टेड ऑफ long road। राउंड ऑफ माइस, इसकी जगह पे हमें, मतलब किसकी जगह पे हमने बोल दिया, माउंड ऑफ राइस की जगह पे हमने बोल दिया राउंड ऑफ माइस। अब देखो माउंड ऑफ राइस का मतलब है भी राइस का पहाड़, ठीक है, एक राइस का बड़ा सा ढेर, लेकिन माउंड ऑफ राइस, ये राउंड ऑफ माइस का मतलब हो गया कि चूहे चक्कर काट रहे हैं, तो फनी मिस्टेक हो गई ना, फनी मीनिंग निकल गया। तो ऐसे ही जब हम मतलब फर्स्ट लेटर्स को एक्सचेंज कर लेते हैं गलती से,
बोलते बोलते टंग जो है स्लिप हो जाती है या जैसे भी, तो उसको हम बोलते हैं स्पूनरिज्म। ऐसे जैसे ये लॉन्ग रोड हो गया, लंबा रोड, लेकिन हमने बोल दिया रॉन्ग लोड मतलब गलत लोड, तो ये फनी मिस्टेक हो गई। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, फाइंड द करेक्ट ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पूनरिज्म। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि स्पूनरिज्म से गलत हो गए हैं, इनको हमें सही करना है, करेक्ट बताना है। जैसे नोइंग सिट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, स्नोइंग किड्स। ठीक है, स्नोइंग किड्स। कई बार बीच में भी कहीं हो सकता है, थोड़ा चेंज भी हो सकता है, वो हम देखेंगे अभी। प्लास्टर मैन का क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मास्टर प्लान। ठीक है, प्लास्टर मैन दे रखा है ना, इसका होना चाहिए मास्टर प्लान। तो थोड़ा सा ना चेंजेस भी हो सकते हैं। आप एक फर्स्ट लेटर पे स्टिक मत रहना कि आपने फर्स्ट लेटर बोला था। अभी देखो टार्स एंड क्रक्स, तो इसका क्या होना चाहिए, कार्स एंड ट्रक्स। ठीक है, उसके बाद बीड अ रुक, इसका क्या होना चाहिए, रीड अ बुक। नेक्स्ट है इट्स रोरिंग विद पेन, सो ये हो जाएगा इट्स पोरिंग विद रेन। ठीक है, इट्स पोरिंग विद रेन। उसके बाद है ब्लाम ब्लैंकेट, दैट मीन्स वार्म ब्लैंकेट, गरम कंबल, वार्म ब्लैंकेट। शेक अ टावर, इसका क्या होगा, टेक अ शावर। ठीक है, टेक अ शावर हमने बोल दिया उसको शेक अ टावर। उसके बाद है मार्डन मी पैडम, इसका होगा पार्डन मी मैडम। पार्डन मतलब होता है माफी मांगना, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, सो पार्डन मी मैडम। उसके बाद देखो ये कितनी बढ़िया एक्सरसाइज थी ना, इसको अच्छे से सीख लेना। वैसे भी कई बार वैसे भी अच्छा लगता है दूसरों को शेयर करना या वैसे ही बोलना कुछ ऐसा। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट है ये ग्रामर से रिलेटेड आ गया फिर से। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स। ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसमें हम कंजंक्शंस या लिंकर्स के बारे में सीखेंगे, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। सो ये पहले कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए, इनको ध्यान से पढ़ो। और इसमें देखो कुछ लेटर्स बोल्ड है, जैसे देखो एवरीवन थॉट दैट he must be the smartest police chief in the country. She read what he had copied. They tell where the jewelry is hidden. Nom is shortening of nominative, a grammatical turn, stated Mrs. Brown, who had taught English and other subjects in high school. देखो ये ना दो दो सेंटेंसेस को जोड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे देखो when he came up against a case he could not solve, he acted at once। तो ये एक है और एक ये सेंटेंस है, इन दोनों को जोड़ने के लिए when का यूज किया गया है। नेक्स्ट देखो फिर भी दे बिकेम फ्रेंडली, ठीक है, बिकॉज ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट। दे शेयर्ड इंटरेस्ट, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था, दे शेयर्ड इंटरेस्ट, दे बिकेम फ्रेंडली। इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए बिकॉज ऑफ का यूज किया गया। तो ये होते हैं लिंकर्स, कंजंक्शंस या जो भी दो दो वर्ड्स को जोड़ने के काम आते हैं। एनसाइक्लोपीडिया सॉल्व द केस फॉर हिम बिफोर डिनर वॉज ओवर। ठीक है, तो ये बिफोर जो है वो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहले तो हमें ये जो बॉक्स में दिए गए हैं, सॉरी ये थोड़ा सा स्किप हो गया, मैं इसको दोबारा से ओपन कर लेती हूँ। वीडियो में बीच में से कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि अदरवाइज फिर काफी एडिटिंग में टाइम लग जाता है। तो अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, ये जो हमें हिंट बॉक्स दिया गया इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं। ये कहता है इन वर्ड्स का यूज करते हुए हमें इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। एंड देयर आर टू एक्स्ट्रा वर्ड्स, दो वर्ड्स इसमें एक्स्ट्रा हैं जो हमें नहीं चाहिए होंगे। सो पहले देखो हम स्टार्ट करते हैं। डिटेक्टिव स्टोरीज आर एक्साइटिंग, ठीक है, कीपिंग रीडर्स गेसिंग डैश द रियल कल्प्रिट इज, कि रीडर्स को गेस करने में लगा रहता है, मतलब रीडर्स गेस करते रहते हैं कि असली मुस्लिम जो है वो मतलब गुनहगार जो है वो कौन है। सो हु द रियल कल्प्रिट इज, ये हो गया हमारा हु हो गया। नेक्स्ट, दे टेक प्लेस इन सेटिंग्स डैश क्लूज आर हिडन केयरफुली, ये ऐसी सेटिंग्स में होती हैं जहां पर क्लूज जो है वो छुपे हुए होते हैं। अब देखो इसके अंदर ना एक सिंपल सी ट्रिक है, अगर जगह की बात हो रही हो तो वेयर, रीजन की बात हो रही हो तो वाई, जो जो मतलब क्वेश्चनिंग वर्ड्स हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं ना, वही हम दो सेंटेंसेस को उसी सिचुएशन में ज्वाइन करने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे अगर पर्सन की बात हो रही थी, यहाँ पे कल्प्रिट की बात हो रही है, तो वो एक पर्सन है तो हमने हु लगा दिया। अगर हमें क्वेश्चन पूछना तो भी तो हम यही पूछेंगे ना, हु इज द रियल कल्प्रिट। तो आप बस इससे थोड़ा सा गैस लगा सकते हो, बाकी डिटेल में आपको सीखना पड़ेगा। अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको इतनी डिटेल में बता पाऊं। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे कहते हैं ना कि क्लूज कहाँ छुपे हुए हैं, ठीक है, तो वो
कहाँ, कहाँ का इंग्लिश क्या होगा, वेयर, तो यहाँ पर मतलब जगह की बात हो रही है, सो वेयर, सो वेयर क्लूज आर हिडन केयरफुली। उसके बाद कहता है डैश द मिस्ट्री सीम्स ट्रिकी, हालांकि जो मिस्ट्री होती है वो काफी ट्रिकी होती है, बट अ क्लेवर डिटेक्टिव ऑलवेज फाइंड आंसर्स, लेकिन एक क्लेवर उसको सॉल्व कर लेता है डिटेक्टिव। सो यहां पर आएगा दो द मिस्ट्री इज ट्रिकी और दो द मिस्ट्री सीम्स ट्रिकी अ क्लेवर डिटेक्टिव ऑलवेज फाइंड आंसर्स, तो हमारा दो भी हो गया और वेयर भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है रीडर्स ऑफन वंडर डैश क्रिमिनल्स लीव स्मॉल बट इंपॉर्टेंट क्लूज, रीडर्स हमेशा हैरान होते रहते हैं कि भाई क्रिमिनल्स जो होते हैं वो इतने छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट क्लूज कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे, कैसे को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हाउ, ठीक है, सो हाउ। उसके बाद द चैलेंज इज टू डिसाइड, चैलेंज होता है ये डिसाइड करना कि कौन सा सस्पेक्ट जो है वो असली सस्पेक्ट है, गिल्टी है, कौन सा, कौन से को हम क्या कहते हैं, विच, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हम बोलते हैं ना, तो इसमें आएगा विच सस्पेक्ट इज गिल्टी, तो हमारा ये विच भी आ गया। उसके बाद है नेक्स्ट हाउ भी हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डैश द ट्रूथ इज रिवील्ड एवरीथिंग मेक सेंस, जब सच बाहर आता है, मतलब अगर हम इसका क्वेश्चन पूछे तो ऐसे होगा ना, सच कब बाहर आता है, तो कब, कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हेन, सो व्हेन द ट्रूथ इज रिवील्ड, ओके, एवरीथिंग मेक सेंस, तब सब कुछ सही हो जाता है। उसके बाद बट वन में वंडर डैश दे कुड सॉल्व इट देमसेल्व्स, लेकिन एक जने को मतलब एक बंदे को हमेशा हैरानी होती है कि ये उसने खुद सॉल्व किया है, सो इफ दे हैव सॉल्व्ड इट देमसेल्व्स। दीज स्टोरीज आर फन, ये स्टोरीज बहुत फनी होती हैं, मतलब फन देती है, मतलब मजा देती हैं, बिकॉज दे मेक रीडर्स थिंक टिल द वेरी एंड, क्योंकि वो रीडर्स को लास्ट तक एंगेज रखती हैं, लास्ट तक उसको सोचने पे मजबूर रखती हैं। सो बिकॉज भी हो गया और उसके बाद इफ भी हो गया, तो ये जो दो थे ये हमारे एक्स्ट्रा थे, ठीक है। उसके बाद अब हमें यही एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है। कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स, वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। अब हमें वर्ड्स दिए गए हैं ब्रैकेट में, इनको हमें यूज करते हुए दो सेंटेंसेस को कंबाइन करना है, ठीक है। तो पहला हमारे लिए किया गया, जैसे देखो पहले क्या है, वी गेव हिम द सिग्नल, ही वॉज वेटिंग फॉर द सिग्नल, देखो दो सेंटेंसेस हैं, एक तो है वी गेव हिम द सिग्नल, एक है ही वॉज वेटिंग फॉर द सिग्नल। ये कहते हैं हमने उसको सिग्नल दिया, वो सिग्नल की वेट कर रहा था, तो हमने उसको वो सिग्नल दिया जो जिसकी वो वेट कर रहा था। सो इसमें क्या होता है, दो सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करते हैं और जो चीज दो बार रिपीट हो रही है उसको सिंगल कर देते हैं। सो वी गेव हिम द सिग्नल, उसके बाद देखो ये फिर सिग्नल आ रहा है ना, इसको हम हटा देंगे, ठीक है, द सिग्नल, और इस वर्ड को हमें इंसर्ट करना है कहीं पर। सो वी गेव हिम द सिग्नल दैट ही वॉज वेटिंग फॉर, तो ये हमारा आंसर बन गया, वी गेव हिम द सिग्नल दैट ही वॉज वेटिंग फॉर। अब देखो दोबारा से अगर द सिग्नल लगाएंगे तो गलत नहीं लगेगा, वी गेव हिम द सिग्नल दैट ही वॉज वेटिंग फॉर द सिग्नल, तो गलत ही लग रहा है ना, हमने उसे वो सिग्नल दिया जिसकी वो वेट कर रहा था। सो वी गेव हिम द सिग्नल दैट ही वॉज वेटिंग फॉर। अब देखो वी वेंट टू अ प्लेस, उसके बाद ये हो गया एक वी वेंट टू अ प्लेस, हम एक जगह पर गए, द इंसिडेंट अकर्ड देयर, वहां पर इंसिडेंट हुआ था, तो हम उस जगह पर गए जहां पर इंसिडेंट हुआ था। तो ये जो देयर है हम इसको हटा देंगे और इस वेयर को हम बीच में लगा देंगे यहां पर दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, वी वेंट टू अ प्लेस वेयर द इंसिडेंट अकर्ड, ठीक है। तो बस आपको ये कुछ नहीं करना, देयर हटा देना है, क्योंकि ये वेयर देयर दोनों सेम से लग रहे हैं ना, तो जो रिपीट हो रहा है उसको हटा देना है और बीच में जो फुल स्टॉप था उसकी जगह पे हमें वेयर लगा के दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर देना है। सो आंसर हो जाएगा, मैं यहां लिख देती हूं, वी वेंट टू अ प्लेस वेयर द सिग्नल, सॉरी, वेयर द इंसिडेंट, ऊपर वाले सेंटेंस का सिग्नल याद आ रहा है मेरे को, वेयर द इंसिडेंट अकर, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड थोड़ा सा ट्रिकी है, टीचर सेड शी वुड रिटायर सून, शी इज नाउ नियरली 60। अब देखो यहां थोड़ा सा आपको जो है वो चेंज करना पड़ेगा, मतलब हल्का सा ये मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे जैसे द टीचर, ठीक है, द टीचर, उसके बाद हु इज नाउ नियरली 60। अब देखो बार बार जो है टीचर के बारे में, पहले टीचर आया उसके बाद शी इज आया, तो हम ये शी तो हटा देंगे क्योंकि ये रिपीट हो रहा है,
यहां से हम लगाएंगे द टीचर, द टीचर, फिर आएगा हु इज नाउ, यहां हमें हु लगाना है, हु इज नाउ नियरली 60, उसके बाद ये वाला पार्ट सेड शी वुड रिटायर सून। ठीक है, यहां पे हमारा आंसर जो है वो ये बनेगा, द टीचर हु इज, यहां हम कॉमर्स लगा सकते हैं, द टीचर हु इज नियर नाउ, नाउ नियरली 60। ठीक है, उसके बाद सेड शी वुड रिटायर सून। तो ये हमारे दोनों सेंटेंस ज्वाइन भी हो गए और हु वर्ड भी आ गया। ठीक है, तो लेकिन हमें पार्ट सेंटेंस का और कोई पार्ट नहीं हटाना, जो 2 बार चीज रिपीट हो रही है ना उसी को चेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इट वॉज द डे हाफ द क्लास वॉज एबसेंट। अब सिंपल सा है ये तो बिल्कुल, इट वॉज द डे, ये जो सिंपल आपको ये जो व्हेन वर्ड है बस इसको यहाँ फुल स्टॉप की जगह एड ऑन कर देना है। इट वॉज द डे व्हेन हाफ द क्लास वॉज एबसेंट। ठीक है, ये सबसे इजी था, ये थोड़ा सा ट्रिकी था थर्ड वाला, तो लेकिन ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस की बात है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब देखो ये जो नेक्स्ट है ना भाई 7th क्वेश्चन, ये रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि ऐसा टॉपिक नहीं है कि मैं आपको 5-10 मिनट की वीडियो में इसको खत्म करा दूं कि अभी शुरू कराया और अभी हो गया। और ये तो बल्कि इवन 9th-10th के लेवल का है। ठीक है, बहुत से लोगों को तो मतलब लाइफ टाइम में ही नहीं आते ये, तो लेकिन अभी मैं इसको स्टार्ट नहीं करवा रही हूँ, अभी सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि इससे रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे ना काफी सारी वीडियोस वैसे ऑलरेडी अपलोड की हुई है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशंस या रिपोर्टेड स्पीच हम कैसे करते हैं, पहले आप वो वीडियोस भी देख सकते हो अगर आपको ठीक लगता है। अदरवाइज क्या है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये जो है अभी कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इस क्वेश्चन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और ये आपको कल मिल जाएगी, इनके आंसर्स भी, लेकिन इनको आप याद करने की कोशिश मत करना सिर्फ कि भाई लर्न कर लोगे और हो जाएगा, नो, ये समझने की चीज है। इसके लिए पहले थोड़ा सा आपको समझाऊंगी और उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो बाकी के क्वेश्चन है ना 7, 8 और 9, ये हम कल की वीडियो में करेंगे, आज हम इतना ही करेंगे। आज अभी आप इतने की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।